नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा की सियासत में हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल सियासी गलियारों में साडौरा से एक ऐसा राजनीतिक संदेश निकला जिसने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल निष्कासित विधायक रेणुबाला के पति ऋषिपाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री के मंच से हुई इस ज्वाइनिंग को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़े स्तर पर एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस ज्वाइनिंग को सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि साडौरा की बदलती सियासी दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये, क्या विधायक पति की ज्वाइनिंग से सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ये रणनीति अन्य निलंबित विधायकों के मामलों में भी अपना सकती है। क्या होगी बीजेपी की अगली रणनीति? सवाल ये भी है कि क्या संवैधानिक कारणों से एमएलए की बजाय एमएलए पति बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं? एक सवाल यह भी है कि क्या यमुनानगर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर सियासी वार करने के लिए बड़ी सियासी हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं? कोई सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई रणनीति अपनाई जा रही है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो हरियाणा की राजनीति में सियासी उलटफेर एक बार फिर से देखने को मिला है जब निष्कासित कांग्रेस विधायक रेणुबाला के पति ऋषिपाल ने अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें पार्टी का पटका पहनाया, बीजेपी में शामिल करवाया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस निलंबन के बाद और भी कोई कार्रवाई करेगी? क्या इसमें एक बार फिर से राजनीति तेज होती हुई नजर आएगी और बीजेपी का अगला कदम क्या होने वाला है? आने वाले समय के लिए बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर किस तरह से हमलावर होगा? तमाम सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। साडौरा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब निष्कासित कांग्रेस विधायक रेणुबाला के पति ऋषिपाल ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुख्यमंत्री ने स्वयं उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करवाया। राजनीतिक जानकार इस ज्वाइनिंग को केवल दल बदल नहीं बल्कि साडौरा की बदलती सियासी दिशा का संकेत मान रहे हैं। ऋषिपाल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ज्वाइनिंग के दौरान ऋषिपाल ने मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई मांगे रखी। मुख्यमंत्री ने मंच से ही इन मांगों को स्वीकार करते हुए अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, लंबे समय से लंबित पड़े विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी कर दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ऋषिपाल की खुलकर तारीफ किया और उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान का उल्लेख किया। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की राजनीतिक मजबूती और कांग्रेस की कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। ये आप लोगों के ही आशीर्वाद है कि आज हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी श्याम सिंह राणा जी, हमारे यमुनानगर के विधायक भारी संख्या में आज ज्वाइन किया है। मैं जहां ऋषिपाल जी को बधाई देता हूं, आप सबका भी मैं। हरियाणा की कांग्रेस के सस्पेंडेड विधायक रेणुबाला के पति ऋषिपाल द्वारा बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस में चिंता बढ़ गई। कांग्रेस ने इससे पार्टी को नुकसान होने की संभावना जताई। हरियाणा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज ने कहा कि रेणुबाला 2 बार की विधायक है, लिहाजा उनके पति के पार्टी छोड़कर जाने से फर्क पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऋषिपाल के बीजेपी ज्वाइन करने से उस संदेह को मजबूती मिलती है जो संदेह के चलते उन पर कार्रवाई की गई थी। रेणुबाला के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया था। ऋषिपाल जी ने आज ज्वाइन की है इस तरह से, वैसे नहीं पता वो अगर ज्वाइन उन्होंने की है या वो कर रहे हैं तो वो उस संदेह को बल मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं इस बात का संदेह होता है कि
उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है संदेह में, उसको बल मिल रहा है कि क्रॉस वोटिंग इनके द्वारा की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऋषिपाल की बीजेपी में एंट्री साढौरा की राजनीति का समीकरण बदल देगी? क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा? फिलहाल इतना तो तय है कि ज्वाइनिंग ने साढौरा समेत पूरे इलाके की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। यमुनानगर से टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट। तो हरियाणा के साथ साथ साढौरा की राजनीति में भी बड़े बदलाव हुए हैं, जिसे एक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल निष्कासित विधायक रेणु बाला के पति ऋषिपाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री के मंच से हुई इस ज्वाइनिंग को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल यही बन रहा है कि आखिर अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में एमएलए के पति ने बीजेपी ज्वाइन की है, तमाम समर्थकों का साथ बीजेपी को मिला है। अब सवाल यही कि कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका, कांग्रेस की राजनीति में अब क्या सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा और बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुनाने की कोशिश करेगी, किस तरह से कांग्रेस पर वार पलटवार होगा, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से जब दल बदल नेताओं का होता है तो अमूमन ये चुनावी समय के दौरान देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले अगर कोई नेता दल बदलता है, कोई व्यक्ति अगर किसी सत्ताधारी पार्टी में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़े होते हैं। और खासकर तब जब एमएलए पति अगर सत्ता दल में जाने की कोशिश करते हैं और सत्ता दल में शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से तमाम सवाल खड़े होते हैं। और साढौरा की राजनीति में भी यही तस्वीर निकल करके सामने आ रही। जब रेणु बाला के पति ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का रुख कर लिया है, और खास बात यह कि मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें पार्टी का पटका पहना करके पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है, तो तमाम सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक दिशा आखिरकार आगे आने वाले समय में क्या होने वाली है। जिस तरह से अब ऋषिपाल बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लिए ये कितना फायदेमंद है। साढौरा में सियासी समीकरण बदल गया है, कांग्रेस को ये झटका माना जा रहा है। बीजेपी के लिए क्या ये बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर हम इसे देख सकते हैं? सवाल ये भी हो रहा है कि क्या रेणु बाला के पति ने कमल थामा है, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है बीजेपी की उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने को लेकर, या फिर इसमें कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आएगी? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब जानने की कांग्रेस कोशिश करेगी, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, जिस तरह से बीजेपी में ऋषिपाल पहुंचे हैं, रेणु बाला के पति ने बीजेपी ज्वाइन करी, अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी का रुख किया है, क्या इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मान सकते हैं? बीजेपी की इससे क्या कुछ फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? को निलंबित किया गया था, उनमें रेणु बाला नायब सिंह सैनी शुरू में जब पहला चुनाव लड़ा हुआ बीजेपी से, तो वो जीते थे नारायणगढ़ से। हम यमुनानगर से पंचकुला जाएं तो सढौरा और नारायणगढ़ बिल्कुल आस पड़ोस के कस्बे हैं। नारायणगढ़ अंबाला जिले में है और सढौरा यमुनानगर जिले में है। तो वैसे भी नायब सिंह सैनी जहां से उन्होंने राजनीतिक पारी शुरू की, विधायक का चुनाव लड़ा, उनकी जड़ें मजबूत है, वहां भी वहां का पड़ोस है सढौरा। तो देखिए, शैलजा समर्थक मानी जाती है रेणु बाला। शैलजा ने इनको दोनों बार टिकट दिलवाया और जीतने में भी शैलजा का योगदान तो है ही, क्योंकि प्रचार किया, शैलजा की पैरवी से टिकट मिला। लेकिन हालात बदले, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में उठापटक हुई, 5 जो निलंबित विधायक थे कांग्रेस के, उनमें ये भी थी। हालांकि रेणु बाला और शैली चौधरी जो नारायणगढ़ से विधायक हैं, तो शैली चौधरी और रेणु बाला बार बार दलील कि हमने नहीं किया, वोट क्रॉस नहीं किया, हमारे को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। लगातार रेणु बाला भी ये बात कह रही थी कि मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश हो है। बहुत दलीलें दी, लेकिन इनकी बात पार्टी ने नहीं सुनी। पार्टी ने एक ही बात कही कि 5 निलंबित विधायक है, इनको वापस नहीं ले जाएगा, आपको निलंबित ही रहना पड़ेगा। दरअसल निलंबित विधायक का दल बदल भी नहीं कर सकते, कुछ इस तरह के नियम हैं दल बदल के, तो वो दल बदल तो नहीं कर सकते। लेकिन रेणु बाला के पति ऋषिपाल ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, और करवाई किसने? खुद मुख्यमंत्री ने जी, मुख्यमंत्री ने करवाई, और विकास का अच्छा खासा बजट भी दिया है।
तो माना जा रहा है कि बीजेपी की ये रणनीति है, सियासी रणनीति, इसको कूटनीतिक रणनीति भी कहते हैं। राजनीति से आगे कूटनीति होती है। कूटनीति वो जो मतलब गहराई से चाल चली जाती है। तो ये कूटनीतिक रणनीति है बीजेपी की। और मेरे को लगता है जैसे अब शैली चौधरी के पीछे हमने देखा, शैली चौधरी, रेणु बाला, ये जो थी पीछे जब बवाल बढ़ा तो शैली चौधरी तो विदेश चली गई, कहीं वो चुप हो गई, विदेश चली गई, लेकिन रेणु बाला लगातार ये दोहराती रही कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे को बदनाम किया जा रहा है। तो उन्होंने दलीलें दी, जब नहीं सुनी गई तो लगता है बीजेपी ने फिर ये देखिए, सियासत में चालें चली जाती हैं। बीजेपी ने एक और झटका दे दिया है कांग्रेस को, एक और झटका दे दिया है, उसमें डर भी पैदा कर दिया है कि आगे फिर तुम्हारे को पटखनी दी जाएगी, आपके विधायक आपकी पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी को नुकसान करेंगे, पार्टी की छवि खराब होगी, पार्टी कमजोर होगी। तो एक रणनीतिक और कूटनीतिक चाल में कहूंगा इसको बीजेपी की। देखिए, ऋषिपाल या रेणु बाला को राजनीति उतनी गहराई से नहीं आती जितना बीजेपी के जो लोग हैं, रणनीतिकार हैं। और बीजेपी पार्टी में रणनीति नहीं बनती, बीजेपी के पीछे कोई और भी है जो थिंक टैंक माना जाता है। मतलब एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा प्रोग्राम रहता है बीजेपी का। पीछे बीजेपी के जो और हैं थिंक टैंक के लोग, वो रणनीति बनाते हैं पर्दे के पीछे से, और बीजेपी उस मुताबिक जो सहमति से रणनीति बनती है उस पर चलती है। तो कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दिया है। धीरे से मैं इसलिए कहूंगा कि अभी एक ही विधायक के पति ने ज्वाइन किया, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मैं फिर ये बता दूं प्रगति, नारायणगढ़ जहां से विधायक रहे हैं नायब सिंह सैनी, उनकी जड़ें मजबूत है वहां पे। और सढौरा जो है बिल्कुल पास पड़ोस के, ज्यादा दूर नहीं है, पड़ोस के इलाके में पहली चोट की है कांग्रेस पर बीजेपी ने। अब आगे देखते, आगे भी मेरे को लगता है झटके इस तरीके से मिलते रहेंगे जैसे हमें महंगाई के झटके मिल रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से आगे किस तरह के झटके मिलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन महेश जी, सबसे अहम सवाल ये कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए गए और रेणुवाला को सस्पेंड किया गया, अब उनके पति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आरोप भी लगाया है कि शैलजा गुट को खत्म करना चाह रहा है हुड्डा का गुट। हालांकि जब चुनावी समर था उस दौरान भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी जब कुमारी शैलजा अचानक चुनावी प्रचार प्रसार से दूरी बनाते हुए नजर आई, और उस दौरान जो जितने भी प्रचार थे वहां पर कुमारी शैलजा की नाराजगी भी देखने को मिली और नाराजगी भी देखने को मिली, नदारत भी नजर आई। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसे समीकरण आगे भी बनेंगे, जैसे कि देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि इस तरह के झटके महंगाई की तरह आगे भी देखने को मिल सकते हैं। क्या कांग्रेस में अब एक बार फिर से अंतर्कलह निकल करके सामने आ रही, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा, सस्पेंशन हुआ और अब सस्पेंशन के बाद किनारा कर लिया एमएलए के पति ने? देखिए, मुझे लगता है कि प्रगति, ये भारतीय जनता पार्टी की तो सढौरा के विधायक उसी वक्त हो चुकी थी जब अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटिंग के लिए हाथ बढ़ाया था। तो ये मानकर चलिए कि ये तमाम जो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर चुके हैं, कांग्रेसी विधायक, और तमाम उन विधायकों को भी मैं इसमें शामिल करता हूं जिन्होंने अपना वोट रद्द करवाया। देखिए, इतने नादान ये विधायक नहीं थे कि अपने वोट को संभालना नहीं जानते थे, अपने वोट का इस्तेमाल ये नहीं जानते थे। मैं लगातार एक बात का जिक्र करता रहा था जब भी राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही थी। देखिए, दो तरह के टैरिफ थे। एक टैरिफ जो क्रॉस वोट के लिए था, दूसरा टैरिफ जो अपना वोट रद्द करवाने के लिए था। वोट रद्द करवाने में रिस्क कम था, इसीलिए कुछ लोगों ने उस ऑप्शन को चुना, और कुछ विधायकों ने बड़ा खतरा लिया बड़े फायदे के लिए, और उन्होंने अपने वोट को क्रॉस वोट किया, यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट डालने का काम किया। मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि वो तमाम विधायक जिन्होंने अपने वोट को रद्द करवाया है वो भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितने बड़े ये क्रॉस वोट करने वाले विधायक हैं। अभी सजा तो मिली है क्रॉस वोट करने वालों को, लेकिन वो तमाम विधायक जो अपने वोट को रद्द करवा चुके हैं और एक टैरिफ प्लान के तहत करवा चुके हैं, एक डील के तहत अपना वोट रद्द करवा चुके हैं, ये फायदा भी ले गए, लेकिन पार्टी की नजरों में वो ईमानदार भी बने हुए हैं। वही लोग सबसे बड़ा खतरा पार्टी के लिए हैं। स्लीपर सेल का जो जिक्र हम करते हैं, कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की कुर्सियों पर बैठे हैं लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। कुछ लोगों को जो है डिस्क्लोज कर दिया जाता है, पहले उनके चेहरे सामने आ जाते हैं, और कुछ लोगों को आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी घड़ी तक जो है दूसरे खेमे के यानी दुश्मन खेमे के अंदर रखा जाता है, ताकि जब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचे तो वो जो मोहरे हैं वो
इस्तेमाल की जा सके। और मुझे लगता है कि यही रणनीति है जो मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जो जानकारी दे रहे हैं कि देखिए इसी तरह के झटके आगे भी मिलते रहेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये तमाम विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। सिलसिलेवार एक के बाद एक अटैक जो है कांग्रेस पार्टी पर होता रहेगा और कांग्रेस पार्टी पर ये लगातार अटैक इसलिए भी होंगे क्योंकि एक तरीके से डीएनए पर मार करने की कोशिश यहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, मनोबल तोड़ने की कोशिश। देखिए बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मनोबल पर चोट लगातार पड़ेगी। किन के? कांग्रेसी नेताओं के, किन के? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के। उससे भी बड़ी चोट उन लोगों पर पड़ेगी जो कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ सहमति अपनी दर्ज करवाते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। वोटर को ये लगने लगेगा कि देखिए हमारा वोट बर्बाद चला जाएगा, ना तो ये कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, ना ये जीतना चाहते हैं, ना इनकी जीतने की कोई ख्वाहिश है। हमारे वोट का इस्तेमाल गलत हो जाएगा अगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे तो। बस यही सोच नायब सिंह सैनी कायम करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी का वोटर कांग्रेस पार्टी से पीछे हटे, कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाए, कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाए और वोटर अगर साथ ना हो तो फिर नेताओं को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने देखा है 2019 के विधानसभा चुनाव में जिसको कांग्रेस पार्टी ऑफर कर रही थी कि देखिए आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरना है, तो उन लोगों ने असहमति अपनी दर्ज करवाई और कहा कि देखिए नई पीढ़ी को मौका दीजिए, इसको मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए, मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको उम्मीद नहीं नजर आएगी तो उसका नुकसान ये होगा कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे और यही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा साबित होती है। देखिए आगे का खेल तो रिस्की रहता है, जाट और गैर जाट करेंगे, फिर आप क्षेत्रवाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर आपको इलेक्शन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, चुनावी मैनेजमेंट पर अपनी नजर रखनी पड़ेगी, फिर प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करना वो एक ब्रह्मास्त्र तो है ही, लेकिन वो खतरे का काम है। सबसे आसान क्या है? कांग्रेस पार्टी के मनोबल को तोड़े रखिए, उनके नेताओं को आपस में लड़ाते रहिए, एक खेमे को अपने साथ रखिए, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट रखिए और जरूरत पड़ने पर किसी भी हद तक जाया जा सकता है। हमने देखा है कि किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव आते हैं तो वहां से जो चुनाव से ठीक पहले करीब 6 महीने पहले आप शुरू हो जाइए, किसी भी चुनाव से ठीक पहले ईडी की रेड उस स्टेट में पड़ती हैं। किसके यहाँ पड़ेंगी? विपक्षी दलों के नेताओं को उठाया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स सक्रियता दिखाता है, किसके यहाँ दिखाएगा? विपक्षी दलों के उन नेताओं के घरों पर दिखाएगा जो कि आपके लिए मजबूत प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, आपको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, उनको 6 महीने पहले उलझा लिया जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि इतने तमाम बाधाओं के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी मुकाबले की स्थिति में खड़ी है तो यही एक वजह है कि जनता में भी उनकी नाराजगी आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की नाराजगी कांग्रेस पार्टी कैश नहीं कर पाती क्योंकि अंदरूनी कलह इतना है। कांग्रेस पार्टी को हरा देती है और फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से फायदा तो वीरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन जब उस दौरान चुनावी समर का जिक्र करें तो निश्चित रूप से 8 या 9 विधायक कांग्रेस के ऐसे थे जिन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा। पहला झटका कांग्रेस को लगा है, क्या आने वाले समय में और भी झटके लग सकते हैं? और अगर लगेंगे तो बीजेपी इससे कितनी मजबूत होगी? क्योंकि आज की जो तस्वीर जो ऋषिपाल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पटका पहनाने पहुंचे और मंच से संदेश भी दिया, सियासी संदेश भी देते हुए नजर आए, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी? और इन झटकों के बाद कांग्रेस की स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या कुछ रंग लेती हुई नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही कुछ कर रही है जो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए करती आई है। कांग्रेस ने भी सत्ता में रहते हुए ऐसा सब खेल किया था, भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। तो इसलिए अब ये स्थिति जो बनी है ये कोई नई नहीं है, ये पहले से अपेक्षित थी। भाई कांग्रेस तो अभी पूरा विभाजन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या रहेगी? फिर कांग्रेस में एक और विभाजन कराया जाए। अभी तो जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी सिर्फ वही तक सीमित नहीं है। 2028 में फिर 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है, तब भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेला कर सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि कांग्रेस में विभाजन कराया जाए, कांग्रेस में टूट फूट कराई जाए, मतलब विपक्ष को समाप्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो उन 42 सीटों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। भाई 48 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। तो उन 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ति कैसे बढ़ा सकती है, उन जो हार थी उन 42 सीटों की हार को जीत में कैसे बदल सकती है। तो
भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है और इस रणनीति के लिए कांग्रेस में तोड़फोड़ जरूरी है। भाई जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो प्रलोभन के कारण की, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी और भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी जरूरत थी। तो इसलिए जो ये खेल रचा गया है ये आगे भी चलता रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है। और अब जो है जहां तक सडोरा की बात है, अब रेणु बाला पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, जिला परिषद की चेयरमैन बनी तो भारतीय जनता पार्टी में थी। अब वहां के लोग दल बदल करते रहे, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आएगी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, फिर विधायक भी बनी। अब सडोरा में भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ रहा है, ऐसे नहीं चौधरी भागपल यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, 3 बार विधायक बने हैं वो जनता पार्टी जनसंघ के समय से। और अब जो है कि सडोरा में जो बलवंत सिंह थे, जो पहले जिनको रेणु बाला हराती रही थी, 2 बार वो चुनाव लड़े, 1 बार विधायक बने और 2 बार रेणु बाला से चुनाव हारे। तो अब जो वहां के समीकरण भी बदलेंगे, वो समीकरण इसलिए बनेंगे कि टिकटों के दावेदार ज्यादा पैदा हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो मजबूती चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कमी आ रही है। वो कमी क्या है? परिवारवाद। तो भारतीय जनता पार्टी में अब ये देखिए, पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे बजिंदर सिंह, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, राव इंद्रजीत, उनकी बेटी आरती राव और कार्तिकेय शर्मा, उनकी मां शक्ति रानी शर्मा, और इस तरह से कई लोग हैं, कई श्रृंखला है जो दूसरे दलों से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को तो ऐसे प्यार से मुंह लगाती है, गले लगाती है, लेकिन मूल जो कैडर के कार्यकर्ता है तो वहां भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद आड़े आ जाता है। बस दूसरे दलों से आने वाले लोगों को तो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नजर आता नहीं है, लेकिन अपने कैडर के लोग हैं, अगर वो कोई टिकट की मांग करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो उनके लिए एक आदर्श सामने आता है, उनके लिए कहा जाता है ये तो परिवारवाद है। तो जब आप दूसरे दलों को आने वाले लोगों को तो आप गले लगाने के लिए तैयार बैठे, तब नेताओं को परिवारवाद नजर नहीं आता। तो ये एक कार्यकर्ताओं में एक वर्ग संघर्ष जो एक होता है, विचारधारा, एक वैचारिक युद्ध भी हो सकता है। पार्टी में इस बात को लेकर अंतःकलह हो सकती है, पार्टी में परस्पर विचार हो सकते हैं। भाई पार्टी को मजबूत करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप मान लीजिए किसी की पत्नी को, किसी के पति को इस तरह से अगर महत्व देते रहेंगे, पार्टी में शामिल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनको महत्व देना, उनको टिकट देना, टिकट में प्राथमिकता देना, ये सब बातें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती बनाए, आधार बनाने का आधार है, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत बन रही है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाइयां भी पैदा होंगी, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर परस्पर जो विचार एक संघर्ष हो सकता है कि पार्टी को मजबूत बनाओ, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को महत्व मिलना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अब कांग्रेस में कोई आकर्षण है नहीं, कोई विपक्ष में रहना नहीं चाहता, सत्ता का मोह सभी को है, तो अपने काम भी कराते हैं, अपने विकास, अपने क्षेत्र के विकास भी काम कराने हैं। और जहां तक ये बात है कि रेणु बाला अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे उनकी सदस्यता पर आंच आए, अभी भी वो कांग्रेस की विधायक है, तो वो कांग्रेस के व्हिप का पालन करना उनके लिए अनिवार्यता है। अगर वो व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो उनकी सदस्यता खतरे में चली जाएगी। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अभी कोई उपचुनाव नहीं चाहती, उपचुनाव में भी पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है। और जो रेणु बाला है अभी कांग्रेस की विधायक बनी रहेंगे, और वो जो है चाहे वो बिल्कुल निश्चित रूप से वीरेंद्र जी, इस दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन ये बीजेपी के लिए उपलब्धि भी मानी जा रही है, क्योंकि विधायक के पति की ज्वाइनिंग से सियासी संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन अब देखना यही होगा कि इससे बीजेपी को क्या कुछ नफा नुकसान होगा, अगला कदम बीजेपी का क्या कुछ होगा, स्ट्रेटेजीज इस दौरान क्या कुछ देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।